अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आज जब मैं कहानी सुनाने लगा हूं तो दिल में आया कि आज अपनी एक अधूरी कहानी को मुकम्मल कर दूं। बहुत सारे राज हैं जो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। राज से याद आया, आप लोग कहते हैं यहाँ आज एक राज से पर्दा उठाने लगा हूँ, बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने लगा हूँ, तो वहाँ पे राज प्रोग्राम के हवाले से भी बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा प्रोग्राम में, पहले की तरह प्रोग्राम नहीं करते, स्टोरी बहुत अच्छी है, राज क्यों नहीं कर रहे। राज प्रोग्राम मेरा जुनून है, राज नहीं, जिन्नात मेरा जुनून है। मेरी जब तक शायद ज़िंदगी लिखी है मैं ऐसे जिन्नात के साथ जुड़ा रहूँगा। बहुत सारे घोस्ट हंटर आ गए हैं तो एक मुकाबला, एक दौड़ शुरू हो गई, और दौड़ थी सबसे ज़्यादा व्यूज़ किसके आते हैं। अब व्यूज़ लेने के लिए हर घोस्ट हंटर ने अपने प्रोग्राम को एक अच्छा प्रोग्राम बनाया, इंटरटेनमेंट डाली। वो जो एक मकसद होता है ना घोस्ट हंटिंग का, कि एक लोकेशन ऐसी जो जेन्युइन लोकेशन हो उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे जाके जिन्नात को फील करना, महसूस करना, इन्वेस्टिगेशन करना, वो एक मूड होता है। मुझे लगा वो मूड कहीं और शिफ्ट हो गया, वो मूड नहीं रहा प्रोग्रामों में। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे लोगों के, लोगों ने उनको पसंद किया, तो फिर मुझे ये लगा लोग अब शायद इसको पसंद करना चाह रहे हैं। हर प्रोग्राम में चीखो पुकार हो, जिन हो, ऐसे लगे कि सबसे हॉन्टेड, सबसे हॉरर प्रोग्राम ही वही है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले भी कहा, घोस्ट हंटर जितने इस वक्त प्रोग्राम कर चुके हैं, कोई 3-4 हज़ार लोकेशन को इस्तेमाल कर चुके हैं 2-3 सालों में, तो 4 हज़ार तो लोकेशन नहीं है पाकिस्तान में। मुझे आज भी वक्ता पड़ा होता है कि जेन्युइन लोकेशन कहाँ से मिलेगी। इस तरह तो मैं भी उठ के कहीं पे भी लोकेशन है, तो वो मूड जिस तरफ चला गया, लोग जो पसंद करना शुरू हो गए कि मुझे कहते नहीं आपके प्रोग्राम में तो नज़र कुछ नहीं आता, आपका तो प्रोग्राम ही स्लो है। मैं फास्ट तो मैं भी बना सकता हूँ, वो सब जो कर रहे हैं वो तो मैं भी दिखा सकता हूँ। मुझे लगा कि मुझे खामोशी से पीछे हट जाना चाहिए। मैंने जितने प्रोग्राम किए, राज प्रोग्राम रोहित टीवी से करना शुरू हुआ, बहुत सारे लोगों ने मेरे प्रोग्राम देखे, बहुत सारे लोगों ने बाद में आके, अपने ही लोग थे, उन्होंने बातें की, जी ये है ये है ये है। मैंने जवाब नहीं दिया, वो तो मैं बहुत ईजिली दे सकता होता हूँ, उसका एक जवाब में ही मैं उसको ख़त्म कर देता कि ज़िंदगी में कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। हर इंसान अपनी मर्ज़ी से करता होता है, और किसी को कोई फ़ायदा मिलता है तो कोई करता होता है, वरना नहीं करता होता। धारा कड़ा उस वक्त भी मैं अपना खुद करता था, आज भी खुद करता हूँ। हाँ, जब मुझे रोका जाता था प्रोग्राम में, मज़हर आगे मत जाओ, तो मैं उस वक्त ज़रूर बोलता था, तो फिर मैं आगे नहीं जाना तो प्रोग्राम क्यों शुरू किया है, क्योंकि उस प्रोग्राम का प्रोड्यूसर एंकर मैं था। अब खैर, वो जुनून आज भी है इसका। मैंने कभी अपने प्रोग्राम की तारीफ़ नहीं की, एक प्रोग्राम की ज़रूर तारीफ़ करता हूँ। अमेरिका में 1.5 घंटा पैदल चल के पहाड़ों पे रात को जाना, जहाँ पे सांप ही सांप हैं और जहरीले सांप हैं, हर कदम पे सांप हैं। खुदा जानता है, मैं घर से जब निकला था तो ये अल्लाह ताला से ये दुआ मांग के गया था, या अल्लाह अगर आज मेरी ज़िंदगी लिखी है तो मैं वापस आ जाऊँगा। अगर आज इसी तरह पाकिस्तान से अमेरिका आके मेरा मरना लिखा था तो मुझे ये भी कबूल है, खुदा की कसम। मैं अपनी मौत को मुट्ठी में रख के गया था। ये नहीं करेंगे कोई भी। जिन तो सारे दिखा रहे हैं उनको, सांप तो जिन तो आम सी, जिन तो आप लोगों के लिए मजाक है ना, चलो सांप के पास की तरह चले जाओ, नहीं जाएंगे बगैर किसी हेल्प के। यहाँ तक कि सेल फोन भी मेरा नहीं था, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि खुदा ना खासा मुझे सांप डस लेता तो मैं फैमिली को बुला सकता। डस लेता तो फिर मैं लेट जाता मरने के लिए, क्योंकि पहाड़ों से चल के मैं कैसे घर जा सकता था। वो मैंने रिस्क लिया, ये लोग नहीं ले सकेंगे। जेन्युइन लोकेशन, जेन्युइन पहाड़, जेन्युइन सांप, वो अपना सांप छोड़ के नहीं। खैर, तो बहुत सारे जो पुराण पहले किए हैं उसी का एक राज है जो आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक्सप्लेन थोड़ा सा इसलिए किया, बहुत ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा जा रहा है राज के हवाले से। अब भी हैं, करता रहूँगा, आगे करूँगा, लेकिन जिस तरफ लोग चल पड़े हैं ना, हर बंदा व्यूज़, पैसे कमाना चाहता है। पैसों के लिए चाहे कुछ भी दिखाना पड़े वो दिखा रहे हैं। मुझसे कुछ भी नहीं दिखाया जाता। मुझे पता है व्यूज़ कम हो गए हैं, और उसकी रीज़न ये है, उस दौड़ में मैं शामिल नहीं हुआ जिस दौड़ में, अच्छा मुझे सारे ये भी कह रहे हैं, हमें ये भी पता है जी लोग क्या दिखा रहे हैं, आप तो जारी रखें, फिर मज़ा नहीं आता। वो इसलिए मज़ा नहीं आता, जितना मैं कोशिश करता हूँ हॉन्टेड लोकेशन ढूंढूं दूर दराज जाके,
उसमें जो जेन्युइन साइन मिलते हैं इतने ही होते हैं। और फिर जब मैं खुद देखता हूँ, बहरहाल इस पे समझ गए होंगे समझने वाले, मैं मज़ीद बात नहीं करना चाह रहा। दिल टूट जाता है अपना ही वो देख के कि इतना रिस्क लेके भी इतना कुछ रिकॉर्ड कर पड़े, अगले गए और ठा पा करके ये देखें। तो ठीक है, जो दो लोग देखना पसंद करते हैं वही देखें, इसमें क्या है, वो उनको अच्छा लग रहा है वो उसको देखें। तो मैं करता रहूँगा, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन अच्छा करूँगा इंशाल्लाह, बुरा नहीं करूँगा। आगे कुछ दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी वक्त से पहले नहीं बता रहा। खैर, आज एक सच्ची वाकई एक राज से जो पर्दा हटाने लगा हूँ। मुझे जिन्नात का जुनून क्यों है, मुझे जिन्नात का शौक़ क्यों है, मैं हर वक्त जिन्नात की बातें क्यों करता हूँ आजकल। अभी भी वाइफ मुझे कह रही थी, ये ज़रा एक पिक्चर देखिए, ज़रा मुझे बताइएगा इनके बारे में। तो मैं मजाक कर रहा था उनके साथ, उनको बातें बता रहा था। जब से शादी हुई है कई दफ़ा सबसे ज़्यादा जो मुझसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, अब नहीं, वो वाइफ मेरी पूछती थी किसी के बारे में भी, तो मैं उनको सारा इस तरह बताता होता था। अपने भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, आप लोग भी पूछते हैं, मसाइल को हल करने में भी लगा हूँ, वक्त है गुजर रहा है। लेकिन एक वाक़या जो अक्सर याद आता था, अधूरी कहानी जिसको मेरा दिल चाहता था मुकम्मल करूँ, तो आज उसको मैं मुकम्मल करने जा रहा हूँ। तमहीद लंबी हो गई है, जवाब देना भी ज़रूरत है राज के हवाले से, मेरा जुनून है राज। लेकिन जिसने 5 साल घोस्ट हंटिंग की, आज उसको आता कुछ नहीं है, और जो अभी आए हैं और आते ही इतने बड़े घोस्ट हंटर बन गए हैं, तो शायद घोस्ट हंटिंग का मूड चेंज हो गया, इसलिए उस पर बोलना पड़ गया। तो जो लोग पसंद करेंगे वही अच्छा है, जो वो कर रहे हैं और लोग पसंद करें, करने वाले भी अच्छे हैं, देखने वाले भी अच्छे हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं उस मूड पे नहीं रह सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आज उसको आपको एक राज का ही वाकया बताता हूँ। एक प्रोग्राम मैंने किया था, एक मेरे साथ एक खातून होती थी, आमला आमला उसको मैं कहता था, अंबर शाह। हम उसके घर भी गए थे और उसने कहा था, वो बताता हूँ आगे, कि मदर साहब मेरे अंदर जिन्नात की हाज़िरी होती है, और जिस दिन मेरे जिन की हाज़िरी होगी मैं आपको अपने घर बुलाऊंगी। वो भी हम उसके घर के उसकी हाज़िरी देखने के लिए, वो कमरा जो उनके जिन्नात का कमरा था जहाँ पे उनकी हाज़िरी हुई। इसी तरह मेरा एक घर था मुल्तान के अंदर, कई दफ़ा उसका जिक्र किया है मैंने। एक ऐसा घर था जिसके ऊपर 3 बेडरूम था, बिल्कुल राइट साइड पे जो बेडरूम था, एंड पे आता था, वो मेरा बड़ा मास्टर बेडरूम था। उसके साथ एक छोटा था, थोड़ा सा कदरे छोटा, वो मैंने नीचे के लिए बिछाया हुआ था, यानी कुशन वुशन नीचे डाले हुए थे, मैट्रेस बिछाया हुआ था, कोई लेटना चाहे सोना चाहे तो ज़मीन पे ही था, बेड वगैरह नहीं था। और उसके साथ एक जो कमरा था वो हमेशा मैंने खाली रखा था, वो बहुत बड़ा कमरा था। और जो भी मेरे घर आता था मैं उनको पहले कह देता था इस कमरे में नहीं जाना। वो कहते थे क्यों? मैं कहता हूँ खुला हुआ है, 2 उसके दरवाजे हैं, 2 तरफ उसके दरवाजे रखते हैं, लेकिन इसके आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम है आपको बताना, यहाँ पे जिन्नात रहते हैं। तो कुछ हंसते थे, कुछ इसको सीरियस ले लेते थे, कोई इग्नोर कर देते थे। जिन्नात तो थे, मैं क्यों कहता था जिन्नात रहते थे? ऐसा ज़िंदगी में क्या हुआ था कि मुझे कहना पड़ा जिन्नात रहते थे। एक हमने प्रोग्राम किया था, शादलुंड हम कहते, शादलुंड के साथ एक इलाका था, उसका नाम मुझे भूल रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोगों को याद है पूरा प्रोग्राम। वो डाकुओं के हम इलाके में गए थे, मुझे बताया गया था कि चुड़ैल रहती है और वहाँ का जो डाकू था, ये स्टोरी भी मैंने आपको सुनाई हुई है, उसने हमें इनवाइट किया था, लेकिन पुलिस वाले जिस अंदाज में हमें लेके गए थे, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ थीं और उन्होंने हमें वेलकम किया था, तो बाकायदा असले के साथ, और वो हमें लेके भी गए, मुझे डराया। वो सारी कहानी मैंने आपको सुनाई हुई है, स्टोरी मौजूद भी है। बाद में उसी डाकू ने ही हमें खाना खिलाया था, बहुत अच्छा दोस्त बन गया। उसका नाम लेके एक स्टोरी ही मैंने ये जब सुनाई थी, इसी स्टोरी को जिसको मैं अभी कोट कर रहा हूँ, उसकी स्टोरी के, मैं गया वहाँ पे, हमने प्रोग्राम किया जहाँ पे चुड़ैल बैठी, शाम का ही टाइम था, दिन का था, वो पका रही थी खाना, और वो कहता है मैं उसका उस बंदे का अब नाम नहीं लूँगा, उस डाकू का, उस स्टोरी में नाम लिया हुआ है, कि मैं जब उसके करीब गया और मैंने कहा यहाँ जंगल में इस टूटे हुए घर में औरत क्या कर रही है, तो देखा उसके पाँव उल्टे थे, वो चुड़ैल थी, वो डर गया था। और वहीं पे ही उसने प्रोग्राम के दौरान मुझे कहा था, मज़हर मलिक तू मेरे इलाके में है, तुझे किसी किस्म का कोई डर नहीं होना चाहिए। वो एक जंगल था बहुत बड़ा, तुझे कोई तेरी तरफ उंगली उठाएगा तो वो मेरा दुश्मन होगा, मैं उसको गोली मार दूंगा। लेकिन जिन्नात से मैं तुझे क्लियर कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, ये मैं तुझे नहीं बचा सकूंगा, क्योंकि तू खुद अपनी जान को रिस्क में डाल के उस तरफ जा रहा है जहाँ पे मैं चुड़ैल देख चुका हूँ। मैं डरता नहीं हूँ, मैं इश्तियारी हूँ, मैंने इतने कत्ल किए हुए हैं, मेरे ऊपर इतने लाख का
मेरे ख्याल में 20-22 कत्ल उसने किए हुए थे और उस पर 50 लाख का इनाम था। उसने कहा मैं मौत मुट्ठी पे लेके फिरता हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं, जहाँ कत्ल ही कत्ल, तो मेरे मेहमान पे कोई उंगली उठाएगा मैं उसको भी उड़ा दूंगा, लेकिन यार जो बिल्डिंग तुझे मैं भेज रहा हूँ, हम दूर खड़े होंगे वहाँ पे खुदा ना खास्ता वो चुड़ैल आ गई तो मैं तुझे नहीं बचा सकूंगा, क्योंकि मैं तो डर गया था उसको देख के। तो तुझे यार कौन बचाएगा, मेरे साथी भी नहीं बचा सकेंगे। मैंने कहा था जिन्नात की खैर है, मुझे जिन्नात से डर नहीं लगता, वो मैं हैंडल कर लूँगा, बस मुझे बंदों की शॉर्टी। उसने कहा बंदों का बेफिक्र हो जा, यहाँ पे और भी डाकू रहते हैं, लेकिन कुछ हुआ तो तू मेरा मेहमान है। वहाँ पे हमने प्रोग्राम किया, वो मैंने स्टोरी भी सुनाई। एंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वाइंड अप जब मैं कर रहा था, खुदा हाफिज कर रहा था प्रोग्राम का, तो मेरे पाँव के पास एक सांप आके बैठ गया था, और उन्हीं का ही एक साथी जो था डाकू, वो भागता हुआ आ गया था उसको मारने के लिए। कोई गोली नहीं चला सकते थे कि हमें ना लग जाए, और वो भागता हुआ जब आया था उसको मारने के लिए कि मजहर मलिक के पास बैठा इसको डस ना ले, तो वो कैमरे में भी आ गया था। अब वो सीन ऐसा बन गया था कि वो सांप सांप की आवाज़ आई, वो कैमरे के सामने भी आ गया। मैं काट नहीं सकता था, उन्होंने कहा था इसको काट देना है, हमें आपने कैमरे में नहीं दिखाना, हम इश्तियारी हैं। लेकिन क्योंकि सांप का सीन था, मैंने लिंक दिया था, तो मैंने मजबूरन वो दिखा भी दिया था। तो उन्होंने कहा था खैर है यार, दिखा दिया तो यार है, हमारा कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे कहा था बाद में। उस सांप का ये हुआ था कि वापस जाके, यहां तक तो कहानी मैंने आपको सुनाई, बल्कि ये भी आगे बताया था, उस सांप से मुलाकात 2-3 लोगों की हुई थी। सेम इस तरह का सांप मिलता जुलता देखा था। एडिटिंग रूम होता है जहाँ पे हम एडिटिंग करते हैं रोहित टीवी में, एडिटिंग रूम में भी वहाँ पे सांप पाया गया था, देखा गया था, एक सांप था। उन्होंने कहा था इस तरह का सीन देखा है। और मेरा जो असिस्टेंट था जब वो अपने घर जा रहा था, तो उसके गेट के ऊपर भी उनका कहना ये था कि मैंने सांप देखा है। ये तो उन दोनों ने देखा था, मैंने नहीं देखा था। मैं जब अपने घर गया था उस वक्त मुझे कुछ भी नजर नहीं आया था। कहानी यहां तक थी जो मैं आपको सुना चुका। आज इस कहानी को मैं मुकम्मल करने जा रहा हूं। बहुत बड़ा राज है, हो सकता है जिस राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं अब राब्ता कर लें। बहुत टाइम हो गया, शादी को भी बहुत टाइम हो गया। प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करके ले आए और सो गया मैं उसी अपने घर में। सुबह उठा, गाड़ी में बैठा, ऑफिस पहुंच गया। वो डीवियाँ होती थी, मैं अपने पास संभाल के रखता था, कैमरामैन को नहीं देता था। डीवियाँ जब वो रिकॉर्डिंग ख़त्म होती थी, मुझे वो डीवियाँ पकड़ा देते थे, सर ये डीवी ले लें। उसकी रीज़न ही होती थी कहीं गलती से किसी और रिकॉर्डिंग में वो यूज़ ना हो जाए। डीवियाँ मैंने अपने पास रख ली, जाके एनएलई रूम में बैठा और डीवियाँ को दी, जिनको कैप्चर करें और एडिटिंग शुरू करें। वो एक प्रोसीजर शुरू हो गया। उस प्रोग्राम की एडिटिंग मुकम्मल हो गई। अंबर शाह मेरे साथ उसमें को होस्ट थी, एक आमला के तौर पे। आमिल की मैं फीमेल के तौर पे आमला कह रहा हूं, शायद कहीं गलत लफ्ज ना हो, मुझे माफ़ कीजिएगा। वो मेरे साथ थी। वहाँ पे बहुत कुछ हमने रिकॉर्ड किया था, वो हमने बैठ के वहाँ पे एडिट किया। मैंने एडिट करवाया एडिटर से, अजान जावा ने उसको एडिट किया। प्रोग्राम एडिट हो गया। एक अच्छा प्रोग्राम था, राज की जिस तरह एपिसोड चलती थी, लोग इंतज़ार कर रहे थे, प्रोग्राम ऑन एयर हो गया। प्रोग्राम जब चला तो उसको लोग जो देखते थे, पसंद करते थे, इंतज़ार में थे, उन्होंने भी प्रोग्राम को देखा, उनको प्रोग्राम अच्छा लगा। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, वो जो मैंने ये स्टोरी सुनाई थी ना, जो अभी पहले सुनाई है ये स्टोरी, वो जब हम पहुँचे, पुलिस वाले हमारे साथ थे, वो डाकू ने हमारा इस्तकबाल किया, फिर हम अंदर गए। ये वो उस डाकू का मैंने नाम भी लिया अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है। तो उस पर मैंने फिर जिक्र भी कर दिया था स्टोरी का कि लास्ट टाइम मेरे एक अहमद कज़न फाजिलपुर राजनपुर में अहमद की शादी हुई, तो उसकी शादी के लिए हम डेरा गाजी खान में बैठे हुए थे। काफ़ी पुरानी बात है, 4-5 साल पुरानी बात। तो वहाँ पे बातों बातों में उसका जिक्र हुआ। उन्हीं इलाकों के कुछ लोग थे, शादन उनके साथ, उसका नाम अभी आया भी था दिमाग में उस इलाके का। तो उनसे बातों बातों में उन्होंने उनका जिक्र किया कि वो कहाँ हैं। उन्होंने कहा आप कैसे जानते हैं, वो तो डाकू है। मैंने कहा यार बिल्कुल है, मैं तो मिला हूँ, मैंने प्रोग्राम किया है। तो उसने हमें एक मेहमान बना के इज़्ज़त दी थी, इसलिए मैं एक दोस्त के तौर पे, एक अच्छा इंसान या बुरा इंसान अल्लाह बेहतर जानता है, मैं तो पर मैंने उनसे जिक्र किया।
तो उन्होंने बताया जी वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था और फौज ने ऑपरेशन किया था और वहाँ पे वो शख्स मारा गया। तो मैंने उस स्टोरी में भी ये लफ्ज़ कह दिए थे, लेकिन कुछ अरसे बाद उस एक मुझसे रब्ता जो हुआ उनका नहीं कि किसी और साहब का रब्ता हुआ और उन्होंने तस्वीर भेजी और 1 सेकंड में दिखा के वापस डिलीट कर दी कि यही शख्स थे। मैं कहा यस यही थे। तो उन्होंने कहा ये भी एक राज है। तो उन्होंने मुझसे एक राज, उन्होंने जो मुझे बताया था वो भी एक बहुत बड़ा राज था, मैं सब नहीं बता सकता। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा सीरियसली? उन्होंने कहा यस, वो भी एक बहुत बड़ा राज है। चले चलेंगे, ज़िंदगी में मौका उनसे इजाज़त ले सका क्या ये राज बता दूं, तो ये बता दूंगा, ये भी बहुत बड़ा राज था। खैर एडिटिंग हो गई, प्रोग्राम ऑन एयर हो गया। तकरीबन इस प्रोग्राम के बाद हम नई लोकेशन के लिए लाइन अप कर रहे थे। फ़ोन की घंटी बजती है, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो मुझे गार्ड कहता है, वो रिसेप्शन से लड़की कहती है कि सर आपके लिए फ़ोन है। मैं कहता हूँ जी दीजिए। जल्दी में था, ये भी नहीं पूछा कौन है, क्या बात करना चाह रहे हैं, वरना मैं कहता था पूछ लीजिए, निकलना था। मैंने कहा हाँ जल्दी से बात कराओ। उन्होंने बताना चाह रही थी, मैंने कहा बात कराओ। उन्होंने बात की तो एक खातून बोल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। मैंने कहा जी बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। उन्होंने कहा आपसे मिलना है। मैंने कहा जी ओके, किस सिलसिले में मिलना है? क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर जो लोग रब्ता करते थे प्रोग्राम के सिलसिले में रब्ता करते होते थे, या क्योंकि मेरे प्रोग्राम के अलावा एक राज प्रोग्राम के एंकर और प्रोड्यूसर होने के अलावा मैं वहाँ पे प्रोडक्शन हेड भी था, तमाम प्रोग्रामिंग भी मैं देखता था। तो मैंने कहा चलिए इस हवाले से बात करना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आपसे एक पर्सनल मैटर है जो डिस्कस करना है। मैंने कहा जी पर्सनल? मैं समझा नहीं, आप अगर बात को मुख्तसर बयान करें, क्योंकि मेरी इस वक्त रिकॉर्डिंग है और मैं रिकॉर्डिंग पे निकलने ही वाला हूँ, देर हो रही है हमें, तो अगर आप मुख्तसर सी बात मुझे बताइए, मकसद क्या है। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएँ। मैं कहा हैं, आप बताएं तो सही ना, आपने फ़ोन किया है कि किस सिलसिले में मिलना चाह रही हैं। उन्होंने कहा आपसे मुलाकात हो जाएगी, मेरा नाम याद रखिएगा। मिलता जुलता हो सकता है, रियल भी हो सकता है, महानूर नाम कह देते हैं। इसमें भी एक राज है, इसको भी राज रख रहा हूँ। महानूर नाम राज रखिए, महानूर नाम याद रखिएगा। और बंद हो गया फ़ोन। जल्दी में था, इस तरह के कई फ़ोन आते थे और मैंने फ़ोन बंद किया। जल्दी से कहा चलो यार कहाँ पहुँचे, गाड़ी रेडी, ये वो फलां फलां। गाड़ी में बैठे हम रवाना हो गए। दूर दराज सफ़र करना होता था, हम पहुँच गए वहाँ पे, हमने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम करके वापस आ गए। मैं शदीद थका हुआ था। तकरीबन हम पहुँचे थे सुबह के 7-8 बज रहे थे। मैंने अपने कैमरामैन को नाश्ता कराया, उनको नाश्ता करा के कहा हाँ कुछ और चीज़ चाहिए। उन्होंने कहा नहीं सर अब हम सोएंगे। तो ऑफिस की गाड़ी पे जाते थे, ड्राइवर ने मुझे घर ड्रॉप किया और उस वक्त घर में मैं बिल्कुल अकेला रहता था। ये उन दोनों की बात है। गाड़ी कैमरामैन को छोड़ने के लिए चली गई। मैं ऊपर गया, बैग रखा और मैं सो गया। शाम को मैंने ऑफिस जाना था क्योंकि रिकॉर्डिंग से वापस आया था, सो गया। शाम को उठा, जाके वही उसी तरह सिस्टम एडिटिंग के लिए डीवियाँ दे दी, कुछ देर बैठा गपशप करता रहा और तकरीबन कोई मैं 12 बजे के करीब अपने घर पहुंच गया। जब मैं 12 बजे अपने घर पहुंचा, सामने कमरे के आया, तो जो मेरा बेडरूम था उसके दरवाजे के बाहर एक सांप बैठा था। एक ब्लैक कलर का सांप था और सांप इस तरह बैठा था, यूं फन फैलाए जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। और जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर पहुंचा और मेरी सांप पे निगाह पड़ी, तो यकीन सी बात है मैं भी एक इंसान हूँ, अकेला घर था, खौफ तो मेरे अंदर भी है, फितरती अमल है खौफ का होना। डरता नहीं हूँ लेकिन झटका तो निकल जाता है, फितरत का अमल है। फिर उसके बाद तगड़ा हो जाता हूँ। शाम को देखा, डर गया, खड़ा हो गया क्योंकि गाड़ी भी चली गई थी। याकूब साहब छोड़ने आए थे, ड्राइवर थे, उनको वरना बुला गया था, याकूब साहब ऊपर आ जाएंगे, ये है। अच्छा मुझे ये ज़हन में रहा कि उनको कॉल कर दूँ। खड़ा होकर सांप को देखता रहा तो सांप आराम से नीचे बैठा और बैठने के बाद बिल्कुल दरवाजे के नीचे जगह इतनी नहीं थी कि वो घुस सकता, लेकिन मैंने फिर भी देखा वो सांप अंदर घुस गया। वो काफ़ी मोटा सांप था और उसको उस दरवाजे की जगह, गैप तो होता है दरवाजे के नीचे, बहुत कम था, लेकिन वो फिर भी घुस गया। सांप के अंदर कोई ऐसी खासियत होगी। अब ऑफिस में इस वक्त कोई भी नहीं होगा, गार्ड को मैं बुलाऊंगा तो वो किसी और को भी ड्रॉप देने के लिए जा रहा होगा। ड्यूटीज़ लगी होती थी रात को, जब शिफ्ट ख़त्म होती थी तो उनको भी उन्होंने छोड़ना होता था। तो क्या करूं? तो फिर कुछ देर सोचने के बाद फैसला किया कि डंडा उठाओ
और इसको मारता हूँ या इसको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ कि बाहर निकले, या डंडे से जो भी इसको, मतलब मकसद मारना नहीं था जान से, कि इसको निकालता शिकालता हूँ, कुछ करता हूँ। दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुआ। कारपेट था, बेड पड़ा हुआ था, सिंगार मेज थी, मुख्तसर सा सामान था मेरा। यकीनन एक बात है, सांप का एक खौफ बहुत बड़ा खौफ होता है। मैंने पूरे कमरे में मुख्तसर पूरा कमरा छान मारा, सांप नहीं मिला। यहां तक कि बेड के ऊपर पड़ा हुआ जो मैट्रेस था, मैंने मैट्रेस को भी डरते डरते अकेला जैसे कैसे पकड़ के, बहुत भारी था, स्प्रिंग वाला मैट्रेस था, उसको उठाना इतनी आसान नहीं होता। दिल की धड़कन इसलिए भी तेज़ थी कि जब मैं इसे उठा रहा हूँ, यहीं घुसा हुआ तो लेकिन मुझे ये भी आज भी याद है, जब मैं उठा रहा था तो उठा के छोड़ देता था, कहीं निकल ही ना आए, इतना डरा हुआ था। निकाल के छोड़ देता, फिर डंडा फंसा था, डंडे से ऊपर खींचता था। हैवी मैट्रेस था, स्प्रिंग वाला मैट्रेस। जैसे कैसे मैंने उठा लिया, डंडे की हेल्प से जूं वूं करके उसको फेंक भी दिया। टाइम लगा क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था इसके नीचे नहीं है। मैट्रेस के नीचे भी नहीं है, मैट्रेस भी मैंने नीचे फेंक दिया, पूरा कमरा भी देख लिया। अब वॉशरूम रहता था, वॉशरूम भी डरते डरते सारा छान मारा, सांप कहीं पे भी नहीं था। फिर सांप कहां गया? काफी देर मैंने सांप को ढूंढा, लेकिन इतनी हिम्मत थी नहीं थी कि मैं कमरे के अंदर सो सकूं। वो मैंने रात, सच बात यह है, जागते हुए गुजारी थी। खौफ की वजह से सो नहीं सका था। मैं रात को सोया हुआ हूं, सांप आए और मुझे डस ले, ये गलत हो जाएगा। इस खौफ ने मुझे रात सारी सोने नहीं दिया। जागते हुए मैंने रात गुजार दी। और उन दिनों में एक तरीका होता था जागने का, फ़ोन पे बातें करना। वो आप लोग समझ गए होंगे, आप शादीशुदा ना हो तो फिर यही सिलसिला रह जाता है। लेकिन मैं गलत बंदा नहीं था। हाँ, लड़कियों से मैं बात करता था, बहुत ज़्यादा दोस्त थी मेरी, लेकिन मैं उनकी बातचीत करता था इस हद तक। और बातचीत भी इसलिए कि वो मुझसे मशवरा मांगती थी, मैं उनको गाइड करता था, फाइनेंशियली हेल्प करता था, हर तरह की हेल्प देने को तैयार हो जाता था। यहाँ तक कि मेरे घर की चाबियाँ भी बहुत सारी, जो एक दोस्त वगैरह बन गई थी, जो एक्टर थी, काम करती थी, कभी उनको लेट आके सोना होता था तो साथ वाले कमरे में लेट जाती थी। मैं एक बुरा बंदा नहीं था, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक अच्छा दोस्त ज़रूर था। सुबह हो गई, बात करते करते जिनसे मैं बात कर रहा था उनको भी कह दी कि बीवी थी जो बन चुकी हैं, उनसे बात हो रही थी कि भाई इस तरह सांप का मंजर देखा, ये है वो है, फलाएं। तो लगा रहा, सुबह हो गई। खैर फिर तैयार श्यार हुआ, शावर लिया, ऑफिस चला गया जल्दी। तो वो भी पूछ रहे थे क्या हुआ आज, खैर है? तो अल्लाह खैर जी, मैं ऑफिस चला गया। वो रात में सो नहीं सका। तो मुख्तसर फिर अगली रात आ गई, उसी तरह ऑफिस में लग रहा, नींद आ रही थी, सोया नहीं था। शाम होना शुरू हुई तो मुझे नींद आनी शुरू हुई कि यार आज घर जाके सो जाऊं। तो मैंने एक कैमरामैन को अपने साथ लिया कि यार रात ये वाला मसला हुआ है, तो मेरे साथ चल, और चल के ज़रा ढूंढ, कहीं सांप का सीन है तो उसको ढूंढें, और एक काम कर, नीचे दरवाजे के रबड़ लगा दे मुझे। उन्होंने कहा सर वो तो मैं भी लगा दूंगा। एक रबड़ होती है नीचे लगाने के लिए, हमने रबड़ ली, कैमरामैन में आ गए, हमने वो मैट्रेस उसी तरह नीचे पड़ा था उसको पहले देखा, सारा कमरा छान मारा, उसने भी देखा। उमर फारूक शहजादा मेरा भाइयों की तरह कैमरामैन था, यूएई में होता है। सारा ढूंढ माला तो कहीं पे भी सांप नहीं मिला। तो उसने कहा सर नहीं, आपका वहम है, आप भी ना जिन्नों में। उमर और फराज, जावेद, इकबाल, ये सारे मेरे साथ भाइयों की तरह रहे, और सारे जिन्ना नाल रह के ना वो मुझे मरे तरह छेड़ता होता, तुसी भी ना बस किस दिन जिन बन जाना जे। पूरा कमरा छान मारा, नहीं था। तो उसने नीचे रबड़ भी लगा दी। तो मुझे कहता है सर मैं इधर ना सो जाऊँ। मैं कहा हाँ तो इधर सो जा, साथ वाले कमरे में सो जा। साथ वाले कमरे में पूरा सिस्टम था सोने का, तो वो साथ वाले कमरे में सो गया। लेकिन वो रात को डरा। सुबह उठ के उसने मुझे कहा, मैं भी सो गया, मैं थका हुआ था, पहली रात सोया नहीं था, कि सर जो साथ वाला कमरे में सोया, तो सुबह मुझे कहता है कि सर मेरा दिल किया आपको जगा दूं, लेकिन मैं डर गया। मैं कहा क्या हुआ? कहते सर मेरे जिस्म में ना बोझ आ गया था। मैं कहा तफसील से बता। कहता है सर मैं सोया हुआ था, पता नहीं कौन सा रात का टाइम था, कि मेरी एकदम से आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुली है तो मैंने देखा, मैं आंखें तो खोल दी हैं, कमरे में मैं लेटा हूँ। मुझे ये भी याद आ गया आपका घर है, आपके कमरे में लेटा हूँ, लेकिन मैं हाथ हिलाऊं तो मेरे हाथ नहीं हिलते थे, टांगें हिलाऊं तो टांगें नहीं हिल पा रही थी, मैं चीख नहीं मार पा रहा था, मैं ये वो नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा उमर वो अक्सर में एक वेन होती है, मैंने सुन रखा है इस तरह वेन दब जाती है तो खून की रवानी जो है दिमाग तक कम पहुंचती है, तो एक हिस्ट्रियाई कैफियत होता है। कहता सर तुहाडियां गल्लां सारियां ठीक ने, लेकिन वो और चक्कर था। मैं कहा कैसे?
कहता है उसके बाद मैं उठ के भी बैठ गया हूँ। मैं कहा फिर? कहता है जब मैं उठ के बैठा ना उसके बाद फिर मेरे ऊपर बोझ आ गया। मैं कहा वो क्या मतलब? कहता है मैं उठ के बैठा हुआ था, मैं डर गया था, मैं उसी कैफियत में था, हाथ बाजू कुछ भी नहीं हिल पा रहा था, मैं चीख नहीं मार पा रहा था। तो खैर जैसे कैसे ज़ोर लगा के मैं थोड़ी देर के बाद उठ के बैठ गया। एकदम से नहीं उठा, मैं उठ के बैठ गया कि यार ये मुझे क्या हुआ था। मैं सोच ही रहा था कि मेरे सर और कंधों पे फिर से बोझ आ गया, पहले से भी ज़्यादा, जैसे वो इतना ज़ोर से चढ़ गया हो कि मैं हिल नहीं पा रहा था। और कहता है सर मैं एकदम से उठा हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर निकलने लगा हूँ तो कोई हंसा है मेरे ऊपर। मैं कहा हंसा है? क्या मतलब? कहता सर जिस तरह लड़की की हंसने की आवाज़ आती है ना, ऐसे हंसा है कोई मेरे ऊपर। और मैंने कहा तू भी ना अब जिन बन गया, मतलब छेड़ते थे दूसरे को, मैंने भी उसको छेड़ा। खैर उन्होंने कहा सर तौबा, मैंने नहीं इधर सोना। मैं कहा ठीक है। अगले दिन फिर ऑफिस, शोर शराबा, मुल्तान का शोर, कैंट में ऑफिस, लोगों के साथ गपशप, ऑफिस का टाइम, एडिटिंग, वो सारा सिस्टम जो एक था गुजारा। और फिर से रात हो गई और आज था कि आज कुछ थोड़ी सी मूवी देखूंगा। हॉरर मूवीज़ देखने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने सोचा कि आज जाके हॉरर मूवी देखूंगा और उसके बाद सोऊंगा। मैं हॉरर मूवी इस तरह देखता था कि मैं कमरे में फुल अंधेरा घुप करके लैपटॉप चला के मैं मूवी देखता था। मैं पहुंचा, ताला खोला, अपने कमरे में दाखिल हुआ, फ्रेश हुआ, चेंज किया, स्लीपिंग सूट पहना और मैंने उसके बाद लैपटॉप पे मूवी ऑन की, लाइट ऑफ की और मैं अपने बेड पे मूवी देखने के लिए बैठ गया। मुझे आज भी वो मूवी याद है, उसका नाम मैं भूल जाऊंगा लेकिन इस वक्त शायद ना ले सकते हो, पॉलिसी होती है यूट्यूब की। वो मूवी थी कि जिसमें वक्त से पहले उनको, वो एक लड़का होता है जिसको ख्वाब सा आ जाता है क्या होने वाला है, ये मरने वाला है, तो उसमें मरते जाते हैं एक एक करके। और वो ब्रिज वाला बड़ा मशहूर सीन है, इस वक्त मेरे दिमाग में भी आ जाएगा। ब्रिज वाला सीन है, वो गाड़ी बस में जा रहा होता है तो वो देख लेता है कि ऐसे ब्रिज टूटेगा, सारा कुछ होगा। तो बहुत सारे लोगों के नाम नहीं ले सकता इस वक्त, दिमाग में आ भी गया उसका नाम। वो मूवी थी और वो मैं देख रहा था। तो मूवी देखते देखते, मूवी के दौरान आज भी देखते हुए ऐसे मेरा झटका निकल जाता है। ये सच है। राज में अरसलान का, अब्दुल मनान का, किसी का झटका नहीं निकलता, मेरा निकल जाता है। उसकी वजह ये फितरती अमल है, फितरत का एक अमल है। मैं ऐसे डर जाता हूँ, लेकिन फिर मैं फिर कहता हूँ ऐसी की तैसी, फिर मैं मरने मारने को भी तैयार हो जाता हूँ। मूवी देखते हुए भी मेरा झटका निकलता है। मेरी वाइफ कहती है आप डरते हैं तो देखती क्यों? मैं कहूँ डरता नहीं हूँ, मैं इतना खो जाता हूँ कि फिर मेरा डर से झटका निकल जाता है। तो मूवी को देखते हुए 2-3 दफा जब मेरा झटका निकला तो खूब अंधेरा था कमरे के अंदर, मूवी की सिर्फ आवाज चल रही थी और सर्दियों की उस रात में खूब अंधेरा सा था। क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही हम वो शादन लुंड वाला प्रोग्राम कर गए थे, उसमें भी वो चादरें वगैरह लेके खड़े हुए थे, सर्दियों का मौसम था। तो मैं 2-3 दफा जब झटका लिया है तो मुझे ऐसे कानों में आवाज़ सी आई है जैसे एक इंतहाई खूबसूरत लड़की की आवाज़ है और हंसने की आवाज़ है। खूबसूरत लड़की नहीं, मतलब खूबसूरत आवाज़, कहका सा, एक बहुत प्यारा, एक पतली सी आवाज़ का कहका था जो मुझे सुनाई दिया। मैंने इधर उधर देखा, ये कहां से आया? ये तो मरने मारने का सीन चल रहा है, तो हंसा कौन? दिमाग में इतना उस कहके का असर नहीं हुआ, शायद वहम या क्या, फोकस नहीं किया। फिर मूवी देखना शुरू कर दिया। उस कमरे में भी इसी तरह की एक टिक टिक हो रही थी, जो सामने घड़ी, मैं जिसको तरफ देखता रहता हूँ सामने घड़ी है, इसी घड़ी की तरह उस कमरे में भी टिक 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 हो रही थी। लेकिन क्योंकि मैं मूवी देख रहा था और मूवी देखते हुए मुझे वो टिक टिक सुनाई नहीं दे रही थी, उस सिर्फ मूवी की आवाज़ थी और घुप अंधेरा सा था कि दोबारा से मेरा झटका निकला किसी बात पे। तो इस दफ़ा जो कहका सुनाई दिया वो बिल्कुल क्लियर था, इतना क्लियर के लगा कि पहले का कहका तो शायद वहम भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। इस दफ़ा कहका ऐसे लगता था जैसे बिल्कुल पीछे से लगाया गया है। कहका इतना क्लियर कानों को सुनाई दिया कि मैं एकदम से मुड़ा और पीछे देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। मुड़ने की वजह से आधी जिस्म टर्न किया मैंने, तो जितना वो उस लैपटॉप की लाइट थोड़ी सी पीछे की तरफ गई तो उसकी रोशनी में मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था।
लेकिन मुझे इस दफ़ा लगा कि नहीं, ये कहका था, बहुत क्लियर था और इसको मैंने सुना है। पीछे ये एहसास हो जाए आपके पीछे कोई कहका लगाता है तो बहुत मुश्किल होता है कि आप फिर मूवी को कंटिन्यू कर सकें, लेकिन मैंने फिर भी प्ले के बटन को दबा दिया। अब मूवी तो चल रही है, मेरा दिमाग मूवी की तरफ नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल उसी कहके की तरफ है जिसको मैंने पीछे सुना है। और मैं बिल्कुल एक्टिव होके बैठा हूं कि अब बज़ाहिर यही शो करा रहा हूं कि अगर मेरे कोई पीछे है तो उसको लगे कि मैं मूवी के अंदर इन्वॉल्व हूं, बट मैं मूवी के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूं। मैं इस अंदाज में बैठा हुआ हूं कि अब कहका लगे तो मैं फौरी तौर पे पीछे देखूं। काफ़ी देर इसी तरह मैं एक्टिव होके बैठा रहा, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, अंदाज़न मैं ऐसे बैठ के देखता रहा। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से मैंने मुड़ के देखा 7 मिनट बाद पीछे, क्या है? पीछे कोई भी नहीं था। तो फिर क्या ये मेरा वहम था? अगर पीछे कोई नहीं है तो मैंने कहका सुना था 5-7 मिनट पहले, तो किसका था? मेरी छठी इस कह रही थी गड़बड़ कुछ जरूर है। पता नहीं क्या हुआ, मैंने मूवी बंद की, उठ के लाइट चला दी। सिगरेट पीता था बहुत ज़्यादा, सिगरेट लगाई, सिगरेट सुलगा के कमरे में चक्कर लगाने शुरू कर दिए, इधर उधर देखता रहा, कुछ भी नहीं। तो फिर मुझे लगा कि यार मेरा वहम है, मूवी इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी मज़े की थी कि मैं मूवी छोड़ के इस चक्कर में फंस गया। छोड़ यार इसको, मूवी लगा। लाइट ऑफ की, बेड पे बैठ गया और मूवी दोबारा से प्ले कर दी। ये कहना बहुत आसान है, कमरे में आप बैठे हुए हैं, जो पूरा घर है, बड़ा सा घर है और उसके 3 बेडरूम है, बड़ा सा सहन है, लॉन है, और आप अकेले हैं, रात के 2-3 बजे का, 2 बजे का, 1:30-2 बजे का टाइम है, घुप अंधेरा है और घुप अंधेरे में बैठे आप मूवी देख रहे हैं और आपको कहका सुनाई दे जाए, बड़े बड़े की हालत ख़राब हो जाती है। मेरी तो हालत ख़राब थी। जब लाइट जला के भी कुछ नहीं नजर आया, सिगरेट एक पूरी पी ली, तो फिर से मूवी का बटन प्ले और मूवी देखना शुरू हो गया। फिर मूवी के अंदर इन्वॉल्व हो गया और मूवी देखते देखते जगह पे आके हल्का सा झटका लिया। इस दफ़ा ज़्यादा नहीं लिया, बिल्कुल हल्का सा लिया। पहले तो ज़्यादा झटका लिया था क्योंकि इस दफ़ा कॉन्शियस था ना, वो कहका भी दिमाग में था, मूवी में भी इन्वॉल्व हो गया था। जब झटका लिया तो इस दफ़ा कहका लगाने वाली ने इतना क्लियर कहका लगा दिया कि अब वहमो गुमान बिल्कुल ना लगा, लिए पता लग गया कहका लगाने वाली बेड पे मौजूद है। मैं इतनी तेज़ी से मुड़ा कि मैंने उसकी झलक तक देख ली। वो जो भी थी, बेड के बिल्कुल कोने पे एक लकड़ी बनी हुई थी, उसके ऊपर बैठी हुई थी, टांगें उसकी परली साइड पे थी। यानी मेरा लैपटॉप जो रखा हुआ था, बेड का जो सिरहाने वाली साइड होती है, उसी साइड पे मेरा मुंह था, यानी सामने वो बेड का जो बड़ा सिरहाने वाला हिस्सा होता है लकड़ी का, उसी सामने मैंने लैपटॉप रखा हुआ था। यानी सामने ये पाँव वाली जगह है बेड की और ये सिरहाने वाली जगह, मैंने इसी अंदाज में जिस तरह बैठा हूँ इस तरह बैठा हुआ था, सामने लैपटॉप रखा हुआ था। और वो कोने वाली लकड़ी पे मैंने यूं राइट साइड को जैसे मुड़ा हूं तो वो कोने वाली लकड़ी पे बैठी हुई थी। सफ़ेद कलर का उसने शलवार कमीज़, बिल्कुल नफीस सा शलवार कमीज़ पहना हुआ था और उसके जो बाल थे बिल्कुल जिस तरह सिल्की, इंतहाई सिल्की कलर के, लहराते हुए, जैसे किसी ने तेल लगा के शाइन करके इतनी सिल्की बाल कर दिया। ऐसे खूबसूरत सिल्की बाल उसके साइडों पे ऐसे डले हुए थे और वो बैठी हुई थी। आप सोच सकते हैं मेरी क्या हालत होगी। वो रूम जिसके अंदर थोड़ी देर पहले मैंने लाइट जलाई है, वो रूम जिसको मैंने खुद बंद किया है कि उसके अंदर कोई नहीं है, कहका सुनाई देता है। और इस दफ़ा इतना क्लियर कहका सुनाई दिया, जान के कहका, इतनी क्लियर ऊंची आवाज़ में मारा गया कि हाँ अब इस दफ़ा देख लो। और मैंने मुड़ के देखा तो एक इंतहाई हसीनो जमील, इंतहाई हसीनो जमील, इंतहाई हसीनो जमील लड़की एक बैठी हुई थी। उसका चेहरा नहीं था, उसका इतना दमकता चमकता चेहरा था, इतना इतना कोहरा रंग था जैसे उसके अंदर से लाइटें निकल रही हों। इतनी नफीस, हाथों की उंगलियां हल्के हल्के, नाखून वाइट, ऑफ वाइट की तरह का, एक बिल्कुल नफीस सा प्यारा सा कॉटन का बना हुआ, जिस तरह कुर्ता पहना होता है ऐसे कुर्ता था। पाँव उसके दूसरी तरफ पे थे, जैसे कोई बेड पे इस तरह चढ़ के बैठा हो कि आधी बॉडी मेरी तरफ हो और पाँव उस तरफ हो। जब मैंने उसको देखा तो मैं देखता ही रह गया। मैं सकते की सी हालत में आ गया था, मैं खौफ की सी हालत में आ गया था।
मैं एकदम से स्टक हो गया था। ये सच है कि इतना खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया था कि मैं मुड़ा और उसको देखा, उसके बाद मैं वहीं पे जैम हो गया था, पत्थर का सा बन गया था। उसकी खूबसूरती जो इस वक्त मैंने लफ्ज़ों में बयान की है, वो बाद में मुझे खूबसूरती याद है। उस वक्त तो मेरी बस हो गई थी ना, एंड हो गया था उसको देख के कि एक लड़की बेशक खूबसूरत जितनी भी थी, लेकिन मेरे कमरे में इस लम्हे जब दरवाज़ा अंदर से मैंने बंद किया हुआ है, क्योंकि मैं दरवाज़ा बंद करके बैठता था कि भाई कुछ और शोर भी ना है, कमरे लॉक हों, तो वो अंदर कैसे आ सकती है, जिसको थोड़ी देर पहले मैंने लाइट जला के देखा है, कमरे में कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं पे उस अंदाज में बैठे बैठे, तो उसने वहीं पे बैठे बैठे आंखों से मुझे यूं इशारा कर दी, क्या हो गया। और वो जो लफ्ज़ मुझे आज भी याद है, क्या हो गया, वो वही हंसी वाला लहजा था, वो जो मुझे पहले भी 2 दफ़ा हंसी सुनाई दी थी, वही लहजा था सुरीला सा, और उसी में कहा गया, यूं आंखों को हिलाया गया, यूं करके उसने कहा, क्या हो गया, तुम्हें तो बड़ा डर नहीं लगता, तुम तो डर गए हो। कुछ इस तरह के अल्फाज थे। ये जुमला तो क्लियर था, क्या हो गया, तुम्हें तो डर नहीं लगता, तुम तो बड़े बहादुर हो, अब क्या हो गया तुम्हें। मैं नहीं बोल सका, कुछ भी नहीं बोल सका। उसको देखता रहा और खौफ में मुब्तला रहा। मेरी अभी भी हालत हो रही, मैं खौफ में मुब्तला रहा। कहती डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। कौन हूं मैं, कोई जवाब नहीं था मेरे पास। कौन हूं मैं। उसको अंदाज़ा हो गया था कि ये स्टक हो गया है, ये बहुत डर गया है, ये गुमसुम हो गया है, ये अजीब। वो शायद इस चीज़ को समझ गई थी। उसको अंदाज़ा हो गया था कि इसकी हालत आउट हो गई है। तो उसके बाद उसने अपना हाथ यूं मेरी आंखों के आगे यूं किया, जैसे किसी को नॉर्मल करने के लिए आप आंखों के आगे हाथ हिलाते हैं। तो उस वक्त मुझे याद है, बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे नाखून थे, थोड़े से नज़र आ रहे थे बड़े हुए, और बहुत खूबसूरत हाथ थे यार उसके। वो यूं उसने मेरी आंखों कहती हेलो हेलो, जब इसने किया तो मुझे झटका सा लिया, जैसे जैसे बंदा होश में से आता है। मैंने होश में आया और मैंने आंखें 1-2 दफ़ा झपकी, जो झपकना भूल गया था। कहती हाँ रिलैक्स, कुछ नहीं है, रिलैक्स करो अपने आप को। अब मैं रिलैक्स तो नहीं हो सकता था, लेकिन इतना ज़रूर हो गया था, जो मैं बुद्ध सा बन गया था, उसमें होश में आ गया। और मेरी हालत जो ख़राब हो गई थी, उसमें मैंने आंखें भी झपकी, जैसे मैं हाँ थोड़ा सा बेहतर हुआ हूँ, लेकिन अभी तक मैं बोल नहीं पा रहा था, कोई लफ्ज़ नहीं थे, हिम्मत भी नहीं थी। तो उसने कहा मेरा नाम महानूर है, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। याद है तुम रिकॉर्डिंग पे जा रहे थे, तुम जल्दी में थे। मैंने कहा मैंने आपसे अपना एक मसला डिस्कस करना है। तो आपने कहा था मुख्तसर बताएं। तो मैंने कहा था चलो मेरा नाम याद रखिएगा, मैं मिलने आऊँगी। याद है मेरा नाम। मुझे उन्हीं लम्हों में शायद ऐसा लगा, मैं डिगमगा गया, दिमाग मऊफ हो गया, अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे लगा शायद ये कोई लड़की महानूर है और मेरे कमरे में आ गई। हाँ हाँ, क्योंकि एकदम झटका लग गया ना, खौफनाक मूवी देख रहा हूँ और कमरा बंद है, और जिन्नात का दिमाग में सवार चल रहा है, एकदम से लड़की पीछे आ गई, अंदर कैसे आई। तो जब उसने मुझे ये कहा ना मैं महानूर, वो याद है ना, तो मुझे एकदम से लगा अच्छा हाँ वो महानूर किसने कहा था, वो मैं जा रहा था, तो ये कमरे में कैसे आई है। इसका मतलब है इसने मेरे कमरे को खोला है, कहीं खोल के आई है, छुप गई है, और इसके बाद मुझे डरा रही है। उस वक्त मैं बिल्कुल ऐसा ऐसा हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता मैं नॉर्मल होना शुरू हो गया। अच्छा ये वो महानूर है। अब मुझे गुस्सा भी आना शुरू हो गया कि इसने मेरी जान निकाल दी है। पहले ये छुप गई है साली यहाँ पे आके, मेरे कमरे में आके, और उसके बाद यूं आके कहकेम लगाती है, पीछे बैठी हुई है और मुझसे मिलने के लिए आई है। ये कौन सा तरीका है। अब मेरा अंदाज़ा था कि मैं थोड़ी सी हिम्मत जमा करूँ, इससे पूछूँ ये क्या बदतमीजी है, ये तुमने क्या हरकत की है, तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो। मैंने कहा हाँ मुझे याद आ गया। उस वक्त मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी निकली, आवाज़ में घबराहट भी थी, लेकिन मैं कुछ अपने ऊपर कंट्रोल पा चुका था। इस वजह से महानूर जो उसने फ़ोन मुझे किया था, तो वो लड़की एक ये हरकत सिर्फ कर चुकी थी कि मेरे कमरे में घुस आई थी। मैंने कहा हाँ महानूर मुझे याद आ गया, क्योंकि वो काफ़ी देर से मुझे नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब मैंने उसको गौर से देखा तो वो एक हसीन और जमील खूबसूरत लड़की थी, बहुत खूबसूरत। उसने मेकअप किया था, जो उसका रंग तो उसका कुदरती बहुत ही गोरा था और चमक रहा था। वो मेकअप भी नहीं लग रहा था, उसकी पिंक पिंक ये गाल थे, पिंक लिपस्टिक नहीं लगाई हुई थी, बहरहाल बहुत खूबसूरत थी। मैं उसको
यूँ समझिए कि जैसे कुदरत ने उसको बहुत खूबसूरत बनाया हो। मैं कहा हाँ, मुझे याद आ गई महानूर, आपने मुझे फ़ोन किया था। उसने कहा हाँ मैं वही हूँ, आपसे कहा था ना मैंने अपना मैटर डिस्कस करना है, तो वही मैं अपना मैटर डिस्कस करने के लिए आपके पास आई हूँ। अब क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ चुकी थी, रात का एक पहर और एक लड़की आपके कमरे में बैठी है, चाहे कुछ भी हो, अभी तक आपके अंदर इतना हौसला नहीं आया कि खुल के उससे बात कर सकें और आप हॉरर मूवी के उसमें से शहर में से निकले हैं। तो मैंने कहा महनूर हाँ बताओ क्या मसला है, क्योंकि पूरा भी मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ, अभी मैं नॉर्मल नहीं हो सका, खौफ में हूँ। लेकिन ये है कि ये वो लड़की है जो मेरे कमरे में आ गया, तरीका बदतमीज़ आना है, गलत तरीके से कमरे में आई है, इसको तरीके से नहीं, मुझे टाइम लेके आना चाहिए था, आके छुप गई और इस तरह इसने मुझे डराया जान के ये हरकत की। और अब मुझे चाहिए ये था, मैं उसे गुस्से में बोलता कि ये क्या बदतमीज़ी, अब आई क्यों, लेकिन अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई थी, मैं डरा हुआ जो था, अब कुछ हद तक बेहतर था। मैं कहा हाँ महानूर बताओ क्या मसला है। तो कहती है ये क्या बदतमीज़ी है, आपके घर में कोई मेहमान है तो उसको आप चाय पानी का नहीं पूछते, कोई पानी, कोई चाय, कोई खाना पीना। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने कहा मेरे घर में कोई मेहमान आता है तो वो मुझे बता के आता है, तब मैं उसके लिए एहतमाम भी करता हूँ। आप पहले ये बताइए कि आप मेरे घर में क्या कर रही हैं। अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आ रहा था ना, अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा था, मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रही हैं, मुझे ये बताइए। कहती आपने तो कहा था, मैं जल्दी में हूँ, तो मैंने कहा था आपसे मिलूंगी, तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। तो मैंने कहा रात के इस पहर आप मेरे घर में आई हैं, ये कौन से मिलने का तरीका है, मैं आपको जानता नहीं हूँ। अब मतलब एग्जैक्टली यही वर्डिंग तो नहीं थी, लेकिन इसी तरह के लफ्ज़ थे, बात यही हो रही थी कि मैं आपको जानता नहीं हूँ। अब मैं उसके खूबसूरती के शहर में भी, खौफ ख़त्म हो रहा है, उसके खूबसूरती के शहर में भी मुतला रहा हूँ। मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मेरे इधर घर आ गई हैं, ठीक है, मैं आपकी पूछता हूँ, आपके लिए लेके आता हूँ कुछ, आप कौन हैं और अंदर कैसे आई हैं। मैंने कहा दरवाजे से। मैंने कहा दरवाज़ा तो लॉक था, क्या आपके पास चाबी है। मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर आप अंदर कैसे आई हैं। मैंने कहा नीचे से। अभी तक मुझे कोई कुछ भी जहन में नहीं है। मैंने कहा नीचे से। गुस्सा आ गया मुझे। मैंने कहा अब आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं। मुझे अब गुस्सा आना शुरू हो गया कि ये खूबसूरत ज़रूर है, बहुत हसीन व जमील है, लेकिन अब ये गुस्सा दिला रही है। मैंने कहा नीचे से क्या मतलब, नीचे से कौन आ सकता है, इसका मतलब है आपने ताले की चाबी बनवाई हुई है आप। कहती है नहीं मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा, मैं नीचे से आई हूँ। मैंने कहा आपका दिमाग ख़राब है या आप किस तरह की बात करें, नीचे से कैसे आ सकता है। उसने कहा जब मैं परसों आके बैठी हुई थी बाहर आपके दरवाजे के, उस वक्त तो आप रात सारी डंडा लेके अंदर फिरते रहे हैं, मुझे ढूंढते रहे हैं। एकदम से मेरे जहन में आया, जिस्म कांप गया अभी मेरा, हुई हुई हुई। मैंने कहा वो तो सांप बैठा हुआ था। उसको नहीं कहा, मेरे दिमाग में हुई, वो तो सांप बैठा हुआ था। मेरा जिस्म अभी भी कसम खुदा की कांप रहा है। मैंने कहा तो सांप बैठा हुआ था, दिमाग कह रहा है अपने आप को, मैंने नहीं कहा, उसको नहीं कहा। तो वो अंदर गायब भी हो गया था। कहती याद आया, वो मैट्रेस उठा के आपने नीचे फेंका था। अब तो 100% कन्फर्म हो गया कि इसका मतलब ये वही सांप वाली है हसीना। कहती फिर मैं आपको नहीं मिली ना, मैं यहीं पे ही थी। यहां तक कि अगले दिन आपका कैमरामैन भी आ गया। वो बेचारा वहम का शिकार नहीं हुआ था, वो डर गया था, उसके ऊपर जो बोझ आया था वो मैंने उसको परेशान किया था, उसके साथ वो हुआ था। अब वो बात भी उसको पता थी, उसको कहका भी सुनाई दिया था, वो मेरा था। जब वो डर के भाग रहा था, वो तो बहुत ही डरपोक है, जब वो भाग रहा था मैं हंस पड़ी थी, मैं हंसना नहीं चाहती थी, मैं हंस पड़ी। आज भी जब मूवी देख के झटका लेते थे तो मुझे उसने जुमला भी कहा था, मुझे आज भी बड़े मासूम लग रहे थे मुझे। आप वैसे तो बड़े बहादुर बनते हैं, लेकिन मुझे बड़े मासूम लग गए, आप जिस तरह डर जाते हैं, देख भी रहे हैं, डर भी रहे हैं, तो मुझे हंसी आ गई। इस अंदाज में मैं मिलना नहीं चाहती थी आपसे, लेकिन मुझे हंसी आ गई। हाँ मैं यहीं मौजूद हूं। अब ये बात क्लियर हो गई कि जिस रूप में जिसको मैंने देखा था सांप के रूप में, वो ये थी। अब उसके बाद मेरी बोलती बंद, बस आवाज निकल गई। मतलब मैं डर गया, एक कॉमन हवा के मतलब कि मैं जिस तरह कहते हैं ना, डर से ये हो गया ऐसे।
अब मेरे पास फिक्रा नहीं, अब मेरे पास बोलने के लिए नहीं। जब ये पता लग गया कि ये लड़की नहीं है, मानूर वही है जिसने मुझसे फ़ोन पे बात की थी, लेकिन ये सांप के रूप में नीचे से आई है, तो इसका मतलब ये इंसान नहीं है, जिन्नात में से है। मैं चुप करके उसको देखता रहा, वो भी चुप करके मुझे देखती रही। उसके देखने में इस तरह था जैसे कोई मोहब्बत की निगाह से देखता है, प्यार भरी अंदाज में देखता है। तो मुझे उन्होंने कहा, वजह नहीं पूछोगी मैं क्यों आई हूं? तो मैंने कहा, हाँ बताएं क्यों आई हैं? कहती तुमसे मिलने, एक काम है तुमसे। मैंने कहा अच्छा। दिल की धड़कन बहुत तेज थी, इसके बावजूद कोई रूप धार के अंदर आया। मैंने कभी आपको कहा भी था कहानी में, मैं आपको बताऊंगा मेरी जिन्नात से मुलाकातें हुई हैं और मैं आपको गाए बगाए अपनी कहानी सुना दूंगा। अब वो रूप धार के अंदर दाखिल हुई थी और अपने एक अभी भी रूप धार के बैठी थी, हसीनो जमील रूप धार का। असल में वो एक जिन्नी थी। मैं काम भी रहा था, खौफजदा भी था, लेकिन फिर भी उसको मैंने कहा, हाँ बताइए आप क्यों आई हैं? उसने कहा, एक काम है और वो तुम मेरा काम कर सकते हो, और एक फेवर भी चाहिए। मैंने कहा क्या? उसने कहा, मुझे यहां पे रहना है कुछ दिन के लिए। मैं वैसे भी रह सकती हूं, जिस तरह 2 दिन से यहां पे रह रही थी, तुम्हें पता भी नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारी इजाजत से यहां पे रहना चाहती हूं। मुझे यहां पे रहने के लिए जगह चाहिए। कुछ अरसे के बाद मैं चली जाऊंगी और मैं मुस्तकिल भी नहीं रहूंगी। जब भी मुझे आना होगा मैं वहां पे आके रहूंगी। क्या मुझे जगह मिल सकती है? मैं कुछ देर सोच में पड़ गया कि इसको क्या जवाब दूं। एक अजीबो गरीब सा सवाल था, एक अजीबो गरीब सा जवाब था। तो मैंने बोंगा सा एक सवाल पूछा, तो क्या आप इसी तरह रहेंगी, यानी यही रूप धार के? तो वो हंस पड़ी और काफी देर हंसती रही। हंसती हंसती चुप हुई और मुझे कहती है, तुम जो भी जो उसने फिक्रा कहा, कहती है जो उसने कहा, कहती है नहीं मैं नजर नहीं आऊंगी। वैसे भी तुम्हारा वो वाला कमरा खाली पड़ा रहता है, और मैं एक और बात भी बता दूं, वहां पे पहले से भी आबाद हैं, पहले से भी रह रहे हैं। तो किसी कोने खुदरे में खैर है, जब तुम्हारी इजाज़त होगी, तुम माले के मकान हो, उन्होंने इजाज़त थोड़ी ली है। जब तुम मुझे इजाज़त दोगे और मुझे दरवाज़ा खोल के वहाँ पे रहने की भी इजाज़त दे दोगे, तो किसी की ज़रूरत नहीं मुझे कोई कुछ कह सके, मैं वहाँ पे रह लूँगी। और जब जाना होगा कुछ अरसे बाद, तुम्हें मैं बता के जाऊँगी। हाँ बस ये है कि वहाँ पर कोशिश करना कोई भी ना आए, तुम भी कोशिश करना ना आना। कभी मिलने को दिल करे तो नॉक कर देना और वापस जाके बैठ जाना कमरे में। ये बात तो मैंने मान ली। मैंने कहा हाँ आप रह सकती हैं। उसने कहा, फिर मैंने जो पहले कहा था, मेरा एक काम है, तो मेरा एक काम करोगे? मैंने कहा मैं सुनने के बाद बता सकता हूं क्या मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता। इस काम के लिए मैं इसको अब यहीं मतलब कहानी तो सुनाता हूँ आगे, लेकिन ये काम मेरा ख्याल में मुझे नहीं बताना चाहिए। फैसला नहीं कर पाया, सच्ची बात ये। मैं कहानी शुरू से भी जब सुनाने लगा तब भी मैं सोच रहा था ये काम बताऊं या ना बताऊं। हो सकता है आगे बता दूं, या हो सकता है ना बताऊं। ना बताऊं तो यही है कि अभी तो नहीं बता रहा, लेकिन हो सकता है आगे 1-2 स्टोरीज में बता दूं, क्योंकि अपनी आप कहानी आपको सुनाता रहूंगा। तो काम का भी हमारी बात हो गई और उसके बाद मैंने कहा आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने मुझसे पर्सनल भी कुछ बातें की, मतलब जिन्नात के हवाले से बातें जो हमारी हुई वो ये थी, आगे चल के वो मैं आपको बताता हूँ। तो उस दिन मेरे अंदर कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना आया, कोई इस तरह की हिम्मत ना आई। मौके ज़िंदगी में आए थे, लेकिन ये एक अजीब व गरीब मौका था जिसमें इस तरह मैंने एक रूप देखा। खैर मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ। मैंने जाके कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा तो उसने मुझे रोक दिया। उसने कहा नहीं, नॉक करें पहले। ओके, मैं कहा सॉरी। मैंने दरवाजे को नॉक किया और उसके बाद उसको नहीं मुझे कहना पड़ा। मैंने कहा जो भी है मुझे रास्ता दे दे, क्योंकि मुझे बता चुकी थी इस कमरे में कोई है। मैंने कहा जो भी है मुझे रास्ता दे दे। वैसे भी मैं कभी रात को वहाँ पे नहीं गया था अंदर। मैंने खैर दरवाजे को नॉक किया, रास्ता मांगा और उसके बाद मैं अंदर दाखिल हुआ। मैंने कहा आइए मानूर, ये आपका कमरा है, आप यहाँ पर रह सकती हैं, जब तक आप रहना चाहें आप रह सकती हैं। तो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे कहा मैं कहीं पे आपके काम आ सकूं तो मुझे ज़रूर आवाज़ दीजिएगा। कोशिश करूंगी मेरी ज़ात से जितना हो सका मैं ज़रूर आपका काम करूंगी।
और जहाँ कहीं पे आपकी ज़ात को ख़तरा होगा, मैं इंशाल्लाह आपको बचाने की भी कोशिश करूँगी। वो अंदर उसी ही हुलिये में वो लड़की खूबसूरत, और उसने यार बहुत खूबसूरत थी, एक रूप जो धारा हुआ था। मैंने वो किया और वो मेरे सामने खड़ी थी, और मैं जब बाहर निकला, यूँ मैंने आगे हाथ किया दरवाजे को बंद करने के लिए, तो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। दरवाज़ा पूरा मैंने खोल दिया था, नॉक किया था, नॉक करने के बाद मैंने कहा था रास्ता देने, दरवाज़ा पूरा खोल दिया था, वो लाटू वाला जो दरवाज़ा होता है पूरा खोल दिया, और वो मेरे सामने खड़ी थी। उसने मुझे हाथ हिलाया कि खुदा हाफिज़, गुड नाइट, आप सो जाएं। तो उसके बाद मैंने यूँ हाथ किया दरवाजे को बढ़ाने के लिए, दरवाज़ा खुद से आया और आगे बंद हो गया। कोई भी अंदर कमरे में नहीं था, खाली था, लेकिन मेरी आंखों ने देखा दरवाज़ा बंद हो गया। ये भी एक प्रूफ था कि वो इंसान नहीं है, खुद से दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता। खैर बंद हो गया। मैं अपने कमरे में आ गया। किस इंसान को नींद आनी थी? इतना बड़ा आपके साथ वाकया हो जाए और कहाँ आपको नींद आती है। उसको एक बात का पता था कि अपनी हर बात, अपनी होने वाली वाइफ जो मेरी इस वक्त लाइफ पार्टनर है, इस वक्त भी उसके साथ हर बात शेयर करता है। उसको पता था ये बात शेयर कर देगा। उसने मुझे कहा आप ज़रूर बता दीजिएगा, फ़िलहाल नहीं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो मैंने रीज़न पूछी थी, क्योंकि मैं रिश्तों में बहुत सिंसियर हूँ, मैं बनावटी नहीं हूँ, मैं हर बात शेयर करता हूँ, तो अभी क्यों नहीं? उसने फिर एक रीज़न बताई, ये रीज़न है, उसके बाद आप बेशक बता दीजिएगा। मैं कहा ठीक है। वो रीज़न एक बहुत ऐसी रीज़न थी जिसमें मुझे लगा कि नहीं वो ठीक कह रही है। खैर मैंने उनको नहीं कहा, वाइफ जो होने वाली वाइफ थी, और मैं अपने फ़ोन पे लगा रहा। उसके बाद बाकी वक्त मैंने फ़ोन पे गुजारा, और मैं सो तो कहाँ सकता था, सो लिया। और अगली रात फिर ऑफिस गया, सुबह उठा और काम शब किया। अगली रात इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने कमरे में आ सकूं, ये सच है। उमर, कासिम और फराज ये एक फ़्लैट में रहते थे। मैं उनके पास चला गया और कहा यार दिल कर रहा है आज गपशप करते हैं, बैठते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। सिगरेट वो भी पीते थे, सिगरेटें फूकी, गपशप की, और मैं सो गया। कितने देर दूसरों के फ्लैट में सोता। खैर अगले दिन फिर से अपने फ्लैट में आ गया, लेकिन अब आते ही मैं फ़ोन पे बात करता था, डरा होता था। इसका पता भी लग गया था कि उस कमरे में कोई है, लेकिन मेरी तरफ नहीं आता था। लेकिन मैं फिर भी मैं अपने कमरे में काफ़ी देर फ़ोन करता रहता था, और फ़ोन करते करते वहीं पे ऐसे गहरी नींद सो जाता था। बीच में जागता था तो फिर से देखता था कि जाग गया हूँ। मतलब तकरीबन 1-2 हफ्ते मुझे अंदाज़ा सही तरीके याद नहीं, मैं इसी खौफ की हैफियत में रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं आदी हो गया अपने घर में, फिर मुझे डर नहीं लगता था। उसको मैंने 1 से 2 दफ़ा सांप को देखा था, जो उसी कमरे के नीचे जाता हुआ मैंने उसको देख लिया था, वो ही सांप था। फिर एक दफ़ा ज़िंदगी में मेरा एक मौका आया, ये भी उसी के काम के सिलसिले में, जो उसका काम मैंने ज़िम्मे उसने मुझे लगाया था, वो मैंने उसको बताना था। और मैंने नॉक किया, और नॉक करके कहा, उनका नाम पुकारा, मानूर अगर आप फ्री हैं तो आ जाएं। और मैं आके अपने कमरे में बैठ गया। तो थोड़ी देर के बाद उसने मुझे कहा हुआ था कि आप लाइट ऑफ़ कर दिया करें जब भी हैं, तो मैं इंशाल्लाह आ जाऊँगी। मैं आया, कमरे की लाइट ऑफ़ की, और मैं बेड पे आके बैठ गया। तो पीछे से उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, और फिर मैं मुड़ा। मैंने उससे जो भी काम के हवाले से बात करनी थी, और बात करके मैंने कहा चले। उसने कहा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी मैं इधर ही हूँ, कुछ और सभी उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। चलें ठीक है, ओके, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। मतलब हमारी ये बातें मैंने रख दी, कहीं और किसी स्टोरी में इजाज़त होती है, मैं मिल गई तो मैं सुना दूँगा। मैंने उसको उसके काम के सिलसिले में बताया, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात में नहीं किया। मेरी फ्रैंकनेस नहीं हो सकती थी उससे, वो चाहती थी। उसकी मुस्कुराहट, उसका बोलना, उसकी अदाएँ, उसका सारा स्टाइल ऐसा था जैसे कोई किसी पे मोहब्बत झाड़ता है, फ़िदा हो जाता है, या इस तरह की अदाएँ देता है कि वो आपको पसंद कर रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल डरा सहमा सा और टू दी पॉइंट था। और जब उसको बुलाया तो वो भी टू दी पॉइंट बात की। उसने मजाक के मूड में इधर उधर की बात की, मैंने उस तरफ नहीं गया। और उसने जब खुदा हाफिज़ किया तो उस दिन वो दरवाजे से नहीं गई। यकीनन सी बात है, वो गई होगी तो फिर वो नीचे से गई। लेकिन मैंने उसको रूप धारते हुए नीचे से जाते हुए नहीं देखा कि उसका रूप कैसे चेंज हुआ, ये मैंने नहीं देखा। हाँ, बाहर क्योंकि लाइट जल रही होती थी बाहर की, और मैं बाहर की जला के आया था, अंदर की लाइट ऑफ थी। लेकिन कमरे की वो जो दरवाजे के नीचे जहाँ पे वो रबड़ लगी हुई थी,
यकीनन सी बात है, पहले तो वो गुजर गई थी, वो रबड़ लगी हुई थी, अब भी वहाँ पे रबड़ थी, लेकिन मैंने उसके नीचे से भी उसको गुजरते हुए नहीं देखा। ज़रूरी नहीं कि वो सांप के ही रूप में जाए, जिन्नात तो किसी रूप में भी जा सकते हैं। वो कमरे से चली गई और दरवाज़ा भी मेरा बंद रहा। तो मैंने किया सिर्फ इतना था कि अपने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया था, कुंडी लगा दी थी और लाइट जला दी थी। फिर फ़ोन पे लग गया अपनी मस्ती में और करते करते फिर मैं सो गया। मैं अपनी किसी कहानी में पहले भी आपको 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ, याद होगा जो मेरी कहानियाँ सुनते हैं, कि एक दफ़ा मेरे ब्रदर इन लॉ आए थे, वो डर गए थे साथ वाले कमरे में। उन्होंने कहा था मेरा पीर बड़ा कामिल है, मैं नहीं डरता। एक रात सोए थे और वो डर की वजह से उनको नींद नहीं आई थी। वो मुझे उन्होंने नहीं बताया कि ये तो मतलब मजाक में मैंने कहा था भाईजान तेरा ध्यान कीजिएगा, यहाँ पे जिन्नात है। वो कहते हैं बड़े जिन शिन, मेरा पीर फलां फलां, मैं नहीं डरता जिनों से, तू सो जा अपना। तो मैं अपने फ़ोन पे लगा रहा और वो रात को सोए हुए थे। सेम उमर फारूक की तरह उनके जिस्म पे भी वज़न आ गया था और वो उठ के बैठ गए और उसके बाद सो नहीं सके। सुबह उठे, अपने अपने कामों में बिजी हो गए, वो भी मेरे साथ रहे। उन्होंने शर्म के मारे मुझे नहीं बताया कि मेरे साथ रात को ये हुआ है। अगली रात को, सेम रात को बात हुई तो फिर उनके साथ सेम मसला हुआ। वो लेटे जाग ही रहे थे, लाइट जलाई हुई थी, सो नहीं रहे थे खौफ के आलम में कि मसला है, और लेटे हुए थे ऐसे, टांग पे टांग रखी हुई थी, ज़मीन पे लेटे हुए थे मैट्रेस पे, कि एकदम से उनके ऊपर फिर से बोझ आया। तो वो एकदम से उठे हैं और दरवाज़ा खोल के मेरी तरफ आ गया। दरवाज़ा नॉक किया। मैं कहा क्या हुआ भाईजान? कहते हैं यार कल भी रात सारी सो नहीं सका। मैंने कहा तू मेरा मजाक उड़ाएगा, तू कहेगा मैं तो डरता नहीं, और आज भी फिर मेरे साथ ये हुआ है, कल रात भी मेरे साथ ये हुआ है, आज भी मेरे साथ ये हुआ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे रात ही कह देते भाईजान, इसमें शर्म की क्या बात थी। मैंने तो आपको इसलिए कहा आप मेरे बेड पे सो सकते हैं। मैंने तो आपको इसलिए कहा कि आपने कहा यार तुम जागते हो रात सारी, फ़ोन पे बातें करते हो, तो मैंने सोना होता है, तो मैं इसलिए उधर सो गया था। तो मैंने कहा मैंने तो आपको ऑफ़र की थी इधर आके सो जाओ। मैंने कहा यार तुम जाग रहे होते हो। खैर, दूसरा वाक़ा, मेरे मामू इम्तियाज़, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे मामू थे। वो भी नहीं डरते थे जिनात वगैरह से, लेकिन जब मेरे साथ आए थे मुल्तान एक दफ़ा, तो कहते हैं यार सुना है, वो बता रहे थे कि तुम्हारे इधर जिन शिन भी हैं। मैंने कहा हाँ मामू। कहते हैं किधर है? मैंने कहा इस कमरे में। तो कहता है चल यार बड़े तेरे जिन, आ जा मुझे ले चल, मैं नहीं डरता जिनों से। उनको मैं लेके गया था, मुझे याद है हम कुछ मिनट भी नहीं टिक सके थे, 2-3 मिनट रुके थे। दरवाज़ा, मैंने कहा तो बोलना नहीं मामू, आपने चुप रहना है। और वो महानूर का वो जो वाक़या था वो मुझे पता था, शाम का टाइम था, और अंदर जाके मैंने लाइट ऑफ़ कर दी। तो वो कुछ देर खड़े रहे और उसके बाद जल्दी से कहते हैं यार बाहर निकल। तो मैंने कहा क्या हुआ मामू? कहते हैं नहीं यार ये कमरा बहुत भारी है, मेरा सांस बंद हो गया था, मेरे कंधे पे कोई चढ़ गया था, बाकायदा मेरे सर और कंधे पे मेरा दिमाग लगता था कोई तोड़ देगा, मेरा बोझ आ गया था बहुत ज़्यादा, मुझे सांस नहीं आ रहा था। तो मैं इस उम्मीद में था कि शायद मामू को कहका सुनाई दे, महानूर शायद कहका लगा दे, लेकिन कहका नहीं लगा था। लेकिन वो डर गए थे और उन्होंने कहा था नहीं भाई इधर वाकई ना जाएगा। मुझे बल्कि अक्सर जब मैं फाजिलपुर जाता मुझे कहते उधर तो नहीं जाता कमरे में, उधर ना जाया कर, वो बड़ा खौफनाक तेरा कमरा है, तुझे, मुझे सब कहते थे तुझे बहुत जिन्नों का शौक है, लेकिन उस कमरे में ना जाया कर। उनके साथ भी ये वाक़या हुआ था। बहुत सारे दोस्त वहाँ पर जो मिलने के लिए आए थे, उनके साथ भी उस घर में वाक़यात होते थे। महानूर वहाँ पर कुछ अरसा रही। वो कौन थी? वो इंसान नहीं थी, वो जिनात में से थी। वहाँ क्यों रही? उसको मुझसे क्या काम था? ये कहीं फिर कभी सुनाऊंगा, इजाज़त मिली तो ये भी सुना दूंगा। हाँ, वो मुझे लाइक करती थी। किसी प्रोग्राम में ही उसने मुझे देखा था। जनूनी बंदा मुझे कहती थी कि तुम जनूनी हो, तुम पागल हो, तुम पागल हो। मुझे उसने एक दफ़ा यहाँ तक पूछा तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जिनात बहुत ताकतवर होते हैं, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मैंने कहा यार अगर जिनात के हाथों मेरी मौत लिखी है तो वो ही सही, मिलूँगा मैं सही। तो उसने मुझे कई जगहों पे बचाया भी सही, कई जगहों पे उसने मेरी हिफाजत भी की। कहाँ उसने मुझे देखा और क्या हुआ, कैसे वो आई, काम क्या था, ये किसी कहानी के लिए बचा के रखते हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी दो इंशाल्लाह, और इजाज़त मिली तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपको सुना दूँगा। ये आज की मेरी एक अधूरी कहानी थी जिसको मैंने मुकम्मल किया। वो हसीनो जमील दोशीज़ा मुझे आज भी याद है। वो जब भी कमरे में आती थी एक ज़बरदस्त खुशबू फैल जाती थी, और मैंने अपनी वाइफ को फिर बता दिया था, क्योंकि उसने एक टाइम तक मुझे रोका था। उसको मैंने सारा वाक़या, क्योंकि अब खुल के इस वक्त कहानी सुना रहा हूँ तो वाइफ ने भी सुनती हैं, तो उनको पता है, मेरी हर कहानी उनको पता है। कोई लड़कियाँ मेरी दोस्त भी थी, तो जितनी भी मेरी दोस्त थी मैंने सबका बता दिया था, ये भी मेरी दोस्त थी, ये भी मेरी दोस्त थी, ये भी मेरी दोस्त थी।
तो मैंने सब बता दिया था। मैंने कहा यार वो लाइफ किसी के लिए नहीं थी, अब वो लाइफ आपके लिए है। तो क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। तो उसको मैंने ये सारा महानूर का वाक़या बता दिया था, उसको पता है, इसलिए आज आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। ज़िंदगी में और भी वाक़यात हैं, ज़िंदगी ने मौका दिया और इजाज़त मिली तो इंशाल्लाह और भी बहुत सारे वाक़यात आपके साथ शेयर करूँगा। आज दिल था एक अधूरी कहानी को मुकम्मल कर दूँ, तो आप लोग कहेंगे अभी भी मुकम्मल नहीं हुई, कहाँ से आई, कौन थी, क्या काम था, रही क्यों, सारा कुम बताएं। चलें इसको फिर कभी दोबारा से इसको भी मुकम्मल कर देंगे। तो अभी अपनी मुझे कहानी भेजिए। आखिर में जो एक मैसेज देता होता हूँ, 3 मैसेज हैं। एक तो है कैश लिखें जो मदद करना चाहते हैं, माह रमज़ान में किसी को राशन चाहते हैं, हम उनकी तरफ से राशन बना के दे दें तो उस सूरत में भी मदद कर सकते हैं। ईद के लिए कपड़े, जूते और गरीबों की मदद करना चाहते हैं, इस सूरत में भी मदद कर सकते हैं। तो जो बाहर मुल्क वाले हैं, किसी भी किस्म की सदका, खैरात, फितराना इस मद में या इंसानियत के नाते मदद करना चाहें, ईदी देना चाहें किसी को, तो ज़रूर हेल्प कीजिए। इंशाल्लाह आपकी मदद गरीबों तक पहुंच जाएगी। मलिक मुजाहिद हुसैन भुट्टा, मलिक ज़ीशान रियाज़ भुट्टा, मलिक मुजम्मल रियाज़ भुट्टा, मलिक अरसलान हाशिर, मलिक अब्दुल मनान और शाज़मान रियाज़, अज़हर मलिक, मुस्तनसर मलिक, ये सारे जो हैं ये मिल के मुसलसल काम कर रहे हैं। जहाँ जितने पैसे आ रहे हैं मैं भेज देता हूँ, आगे तकसीम भी करते हैं। तो इसके लिए आप लोग सिर्फ लिखिएगा कैश, CASH। मेरे मोबाइल पे आप लिखेंगे कैश तो मैं समझ जाऊंगा, आपको अपना बैंक अकाउंट भेज दूंगा, आप उस पर पैसे ट्रांसफ़र कराएंगे तो आपके पैसे आगे गरीबों तक पहुंच जाएंगे, कैश की सूरत में भी और दूसरी सूरत में भी। पाकिस्तान से कोई हेल्प करना चाहे तो मेरा डायरेक्ट नंबर जो है यही वाला जैज़ कैश इस पर बना हुआ है, जो एंड पे मैं अनाउंस करूँगा। इस पर जैज़ कैश डायरेक्ट भेजिए, तब भी आपकी ईजी पैसे से भेज सकते हैं, जैज़ कैश से मदद मिल जाएगी। दूसरा आप दूसरा मैसेज है, ये है CASH, सिर्फ कैश लिखना है। इंग्लिश में कैश या उर्दू में काफ या शीन लिख दें तो मैं आपको बैंक अकाउंट भेजूंगा। जुमे वाले दिन जो मैं लाइव करता हूं उसमें आपके साथ वज़ाइफ पढ़ने से आपका काम हो गया है। कैसा काम था, क्या पढ़ा और हो गया, 30 सेकंड से लेकर 50 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें व्हाट्सएप पे, 30 सेकंड कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड, और उसको मुझे भेज दें। मेरा ये नाम है, ये मेरा शहर है, मेरा ये काम था और मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा और मेरा काम हो गया। नाम ना बताना चाहें कोई बात नहीं, शहर बता दें। उसके बाद आपने एंड पे आखिरी लफ्ज़ लिखना है MSG। मैसेज को शॉर्ट वर्ड में लिखते होते हैं MSG, तो मैं समझ जाऊंगा ये किसी ने मुझे वॉइस मैसेज भेजा है, जो मैं फिर अगले जुमे वाले दिन शुरू में सुना दूंगा लोगों को कि जी ये भी मैसेज आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये भी है। जितने भी MSG लिख के मुझे मैसेज आएंगे उन सबकी वॉइस ओवर मैं इकट्ठी करके, जो आपने वॉइस मैसेज भेजा होगा उनको जोड़ के जुमे वाले दिन चला दिया करूँगा। और थर्ड है, स्टोरी के लिए आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें या कहानी लिख के भेजें तो आपने आखिरी लफ्ज़ लिखना है OCS। OCS का मतलब यही है ऑफ कैमरा स्टोरी। मैं बल्कि आज लिख भी देता हूँ सारे नीचे। OCS लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे STORY, स्टोरी इंग्लिश में या उर्दू में लिखेंगे, सीन टेवा टो रे छुटियरी। स्टोरी उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें या OCS लिख दें तो आपकी आखिरी लफ्ज़, पहले के लिए अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो कैश लिख दीजिए। आपने वॉइस मैसेज भेजा है कि आपका काम हो गया या आपने वजीफ़ा किया तो MSG लिख दीजिए। और अगर आप स्टोरी भेज रहे हैं तो आखिरी लफ्ज़ आपने स्टोरी लिख देना है या OCS लिख देना है। ये मैंने स्लैश बीच में इसलिए डाली है, स्टोरी या फिर OCS लिख दें तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शुरू हो जाएगी। और नंबर क्या है, पाकिस्तान में जो रहते हैं डायरेक्ट नंबर 0313665550 और जो पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुल्कों से मुझे भेजेंगे तो वो पहले पाकिस्तान का कोड लिखेंगे 0+923136655500। मैं रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।